हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीएमएस स्टडी पॉइंट्स। आज हम क्रिया शरीर का चैप्टर 1 शरीर देखने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस और पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम लास्ट 5 ईयर्स में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म क्रिया, शरीर एंड शारीर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि शरीर और शारीर सेम नहीं होता। शरीर मीन्स बॉडी एंड शारीर मीन्स बुक या ग्रंथ, जिसमें हम शरीर के रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं उसे हम शारीर कहते हैं। ओके, वो ग्रंथ उसे हम शारीर कहते हैं। तो हम देख लेते हैं परिभाषा क्रिया की। क्रिया की परिभाषा है प्रत्यनादि कर्म चेष्टा तमुच्यते। इसका मीनिंग है प्रयत्नादि के द्वारा की गई चेष्टा को कर्म कहा जाता है। यानी हम जितने भी प्रयत्न करते हैं डेली लाइफ में उसके उसके उसकी जो चेष्टा होती है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कोई भी काम, जैसे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सब क्रिया आता है, वो सब क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे रेफरेंस भी मैंने दे दिया है, आप चाहे तो चरक सूत्र स्थान से इसे मैच कर सकते हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि शरीर के द्वारा जो कर्म अथवा चेष्टा की जाती है वह कर्म है। ओके, शरीर से हम जो भी चेष्टाएं करते हैं वो सब कर्म के अंदर आता है। फिर शास्त्रों में 5 प्रकार के कर्म बोले गए हैं: उच्छेपन, अवक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उच्छेपन यानी कि होता है ऊपर जाना, अवक्षेपन यानी नीचे, आकुंचन यानी जैसे ये बॉडी है तो उसके पास आना आकुंचन होता है, और प्रसारण यानी कि बॉडी से दूर जाना, और आगमन यानी कि इन चारों के अलावा जो होता है क्रिया उसे गमन कहते हैं। ओके, नाउ पर्याय। तो क्रिया के पर्याय है कार्य, कर्म, कर्ता, कार्य, कर्म, कृत्य और कर्म। ओके, ये सब इसके पर्याय हैं। ओके, तो हम शरीर की परिभाषा देख लेते हैं। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। अर्थात शरीर वो है जिसमें चेतना का अधिष्ठान होता है, यानी कि जिसमें चेतना कॉन्शियसनेस होती है। पंच महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। ये इनके विकार, इन सब का समूह जिसमें रहता है उसे, इन सब का संयोग जहाँ पे होता है, यानी कि सम मात्रा में, समयोग, ओके, सम मात्रा में जहाँ पाए जाते हैं उसे शरीर कहते हैं। ओके, ये आचार्य चरक ने कहा है। तो एक बार मैं इसका हिंदी मीनिंग भी पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। चेतना अर्थात आत्मा का आश्रयभूत तथा पंच महाभूत विकारों का जो संयोग शरीर नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि आत्मा, बॉडी जिसमें आत्मा बसी होती है, ठीक है, उसका आश्रयभूत होता है। बॉडी जो है वो आत्मा का आश्रयभूत होता है, बॉडी में ही तो आत्मा होती है ना, तो इसीलिए बॉडी को यानी कि शरीर को आत्मा का आश्रयभूत कहा गया है, तथा पंच महाभूतों का विकार का संयोग शरीर कहलाता है। आपको पता होगा यहाँ हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें कोई भी चीज़ होगी वो पंच महाभूत से मिलकर बनी होती है। वैसे ही हमारी बॉडी भी पंच महाभूत से मिलकर बनी है। तो यही यहाँ आचार्य चरक कहना चाहते हैं। और सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं, अतएव यह कहा जा सकता है कि जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो तथा जो पंच महाभूत विकारों का समुदाय हो उसे शरीर नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपली। हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समुच्चितम गर्भ इत्युच्यते तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेजेनं पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्ध्यति ए विवर्धिता स यदा हस्तपाद जिह्वाघ्राण कर्ण नितंबादिभिरंगै रूपैस्तदा शरीर इति संज्ञा लभते। ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं। इसका ये मतलब है कि शुक्र यानी कि जो स्पर्म होता है उसे लिया गया है, शुक्र और शोणित ओवम। तो स्पर्म और ओवम के मिलने से गर्भाशय में आत्मा, प्रकृति, विकार, ये तीनों के मिलने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ओके, तो गर्भ यानी कि एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद उसी गर्भ में, उस एम्ब्रियो में चेतनावस्थितम यानी कि चेतना आती है। ठीक है, चेतना से यानी कि आत्मा भी बोल सकते हैं। फिर वायु, 5 जो महाभूत है वो अपना अपना यहाँ पे काम करते हैं। तो वायु क्या करता है, विभाजन का काम करता है। तेज पाचन का काम करता है, डाइजेशन, यानी कि बॉडी में अग्नि प्रोवाइड करता है। आप यानी कि जल जो है क्लेदन का काम करता है। पृथ्वी सहंती, पृथ्वी जो है वो डेवलपमेंट का काम करती है। सॉरी,
आकाश जो है वो डेवलपमेंट का काम करता है और पृथ्वी जो है उसको सहनन यानी कि घनता देता है, दृढ़ता देता है। ठीक है, उसके बाद एवं विभर्तिति स यदा, तो ये सब मिलकर पंच महाभूत अपना अपना काम करते हैं उस गर्भ में। उसके बाद उस गर्भ में जो बॉडी है उसमें हाथ बनेंगे, हस्त, पाद, पैर बनेंगे, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंब आदि ये सब अंग जो है वो बनेंगे, उसे शरीर की संज्ञा दे सकते हैं। ओके, समझ आ गया? उस ठीक है, इसके बाद यही हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीनिंग आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। फिर अब शरीर के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगहों पे शरीर को शरीर नहीं बोल के उसके पर्याय यूज किया जाता है, इसलिए आपको सभी पर्याय याद होने चाहिए। तो उसका एक श्लोक है, अगर ये याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके बाद ये तो याद होना ही चाहिए आपको। तो शरीर को क्या बोलते हैं? गात्रम वपु सहननम, शरीरम वर्ण्यम विग्रह, कायो देहम देह क्लीब पुंसा, स्त्रियां मूर्ति स्तनु तनु। ओके, तो गात्र, वपु, सहनन, वर्ण, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु और तनु। ओके, ये 10 जो है वो शरीर के पर्याय होते हैं। देखिए, ये श्लोक आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग और ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आप लोगों को बाय हार्ट याद होना ही चाहिए। और प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि व्यूज आते हैं बट लाइक्स नहीं आते, तो ऐसे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट फील होता है, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्लीज एक लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद है तो। और हाँ, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स आपको पसंद है या फिर आप बुक्स से पढ़ सकते हैं, तो मैं बुक्स से पीडीएफ बना के डायरेक्ट भी पढ़ा सकती हूँ। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स ही पसंद है तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। देन हम देखेंगे शारीर। अब शरीर तो हमने देख लिया, अब शारीर की परिभाषा। तो शारीर क्या होता है? मैंने पहले बताया कि ग्रंथ या बुक जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं उसे हम शारीर कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देंगे, शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम। तो शरीर की प्राकृत रचना एवं क्रिया का ज्ञान करने वाला शास्त्र शारीर कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में जो बताता है बॉडी के, उसे हम लोग शरीर कहते हैं। ओके, देन शरीर के पर्याय। तो शरीर के पर्याय में क्या क्या आते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रंथ, संहिता, शास्त्र, तंत्र, प्रकरण। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ शारीर दोष एंड मानस दोष। ओके, तो शरीर दोष और मानस दोष हम देखेंगे। तो शरीर में कौन कौन से दोष होते हैं? वात, पित्त, कफ। ठीक है, और मानस में रज और तम होता है। तो इसे इतने डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो वात, पित्त, कफ है और रज और तम है वो आगे फर्दर चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे ही। यहाँ पे सिर्फ नाम आप देख लीजिए, इतना काफी है। तो वात, पित्त, कफ का अपना सेपरेट चैप्टर है और रज और तम भी आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इनके टाइप्स क्या है एटसेट्रा। तो ये दोष है रज और तम। और जो गुण होते हैं, त्रिगुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। तो सत्व जो है वो प्रकाशवान होता है, इसलिए वो दोष नहीं है, वो गुण है। तो दोष सिर्फ वही है, रज और तम। ओके, देन थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। ओके, तो त्रिगुण सबसे पहले देखेंगे, त्रिगुण और त्रिदोष में। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि त्रिगुण और त्रिदोष और महाभूत क्या क्या होते हैं। तो त्रिगुण होता है सत्व, रज एंड तम। ठीक है, ये त्रिगुण है। फिर त्रिदोष में आता है वात, पित्त और कफ। उसके बाद पंचमहाभूत में आता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो इन्हीं का हम लोग को को रिलेशन, आपस में ये इनका क्या रिलेशन है, कैसे ये म्यूचुअली रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और कौन किस में ज़्यादातर आता है, ये हम इसमें देखेंगे। ओके, देन नाउ हम लोग देखेंगे कि त्रिगुण और त्रिदोष में क्या संबंध है। तो त्रिगुण यानी कि सत्व, रज और तम। ठीक है, और त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ में क्या संबंध है ये हम लोग देख लेंगे। तो जो वात होता है वो रजोगुणमय होता है, पित्त सत्व गुणमय होता है और कफ तमोगुणमय होता है। ओके, अभी सिर्फ इतना ही नाम याद रखिए कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है, आगे चल के आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे। जितना भी सफिशिएंट आप लोगों के लिए है उतना मैं पूरा बता दे रही हूँ। ठीक, देन हम लोग देखेंगे त्रिगुण और महाभूत में
कोरिलेशन। त्रिगुण यानी सत्वरजतम और महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इसका ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग एक श्लोक है, अगर ये याद करेंगे आप लोगों को याद करने में और ज़्यादा ईजी होगी। तत्र सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रज बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुलो आपा, तमो बहुला पृथ्वी इति। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आकाश महाभूत होता है वो सत्वगुण बहुल होता है। वायु, ये ठीक कर लेंगे, वायु रजगुण, अग्नि सत्व और रज दोनों होता है, जल में सत्व और तम होता है और पृथ्वी में सिर्फ तम। ठीक है, ये इसका कोरिलेशन है। देन हम देखेंगे त्रिदोष और महाभूत का कोरिलेशन। तो वात, पित्त और कफ का महाभूत के साथ क्या रिलेशन है? तो वात में वायु और आकाश महाभूत प्रधान होता है, पित्त जो होता है वो अग्नि महाभूत प्रधान होता है, और कफ जल और पृथ्वी महाभूत। इसके और भी चीज़ें आएंगी आगे, जब आप वात पित्त कफ डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पंचभौतिक स्वरूप आएगा, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फिर लास्टली अब पूरा कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो 2023 और 25 दोनों में ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शरीर की परिभाषा लिखकर त्रिदोष, त्रिगुण और पंच महाभूत के मध्य संबंध स्थापित करें। यानी यही जो कोरिलेशन है यही सिर्फ लिखना है, और जो शरीर की परिभाषा में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ी है वो, और उसका हिंदी में लिख देंगे। श्लोक लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स में इतना सफिशिएंट होगा, 2 से 2.5 पेज आप लोग लिख लेंगे तो बहुत है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।